हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान विषय के 3 नंबर वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होने वाला है, जैसा कि आपको पता है। और इसके लिए जो पूर्णांक है वो 75 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको जैसा कि पता है आपके 1 से लेकर के 5 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे, आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा, वो 30 नंबर के पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे वो भी आपसे पूछे जाएंगे, 3 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाएंगे और 4 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें हम 3 नंबर के प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा में आने वाले विज्ञान विषय के 3 नंबर के प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको जो भी प्रश्न बताने वाला हूँ उन सभी के उत्तर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे कि उत्तर जो रहेंगे वो आपको कहीं भी और फाइंड नहीं करना है। सारे उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको काफ़ी हद तक याद भी होने वाले हैं। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आपका जो पहला प्रश्न, जो कि आपको याद करना है वार्षिक परीक्षा के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अंतर वाला जो प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और लिखने में काफ़ी आसान भी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो अंक मिलते हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंतर है, 3 नंबर का प्रश्न है, तो आपको पता है 3 नंबर में आपको 3 इसके अंतर लिखना होंगे। और अगर आप 3 अंतर लिख देते हैं तो आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के होते हैं, यानी कहीं भी अंक कटने की संभावना नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए 4 अंक लेकर आया हूँ पॉइंट, जिससे कि आपको अगर कोई कोई पॉइंट आप भूल जाते हैं तो एक भी इनमें से आपको अगर भूलते हैं तो बाकी 3 आपको याद रहेंगे, या फिर जो आपको ज़्यादा सरल लगते हैं वो आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि लिखा है एक तरफ धातु एक तरफ अधातु, इसी तरह से आपको लिखना है बीच में लाइन खींचकर। तो आपको जो चेक करने वाला रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको इसमें मिलते हैं और सुविधा होती है चेक करने वाले टीचर्स को भी। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, धातु की तरफ बात करेंगे। तो लिखा है धातुएं चमकदार होती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अब ये चमकदार है, यानी ये दूसरे तरफ वाला जो पॉइंट है वो चमकदार नहीं रहेंगी। तो आपको एक ही तरफ के प्रश्न के लिए याद करना होते हैं, एक ही तरफ के लिए आपको याद करना है, दूसरी तरफ आप खुद से लिख सकते हैं। तो धातुएं चमकदार होती हैं जैसे कि लोहा, तांबा, पीतल। और अधातुएं जो होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं, जैसे कि आप उदाहरण में लिख सकते हैं आयोडीन, है ना। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट की। तो लिखा है धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। ठीक है, आघात वर्धनीय आप भूले ना, इसके लिए समझ लीजिए। धातु जैसे कि एक गुण होता है धातु में, जिससे कि हम धातुओं को जब पीटते हैं तो वो फैलती हैं, चादर में बदल जाती हैं। एक आप धातु का कोई टुकड़ा लेते हैं, कैसे भी फॉर्म में आप लें उसको, जब बहुत हद तक पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, फैल कर एक चादर का रूप धारण कर लेगा। इसके अलावा लिखा तन्य होती हैं। तन्य मतलब इनको तानते हैं तो हम ये तार में बदल जाती हैं, इनको जब खींचते हैं या तानते हैं तो ये तार में बदल जाती हैं, तो तन्य होती हैं। तो आघात वर्धिनी होती हैं और तन्य होती हैं। इसके अलावा ये क्या होती है, ये भंगुर होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर आप पीटेंगे तो वो चादर में नहीं बदलेंगे, बल्कि वो चूर चूर हो जाएंगे, बहुत छोटे टुकड़ों में बिखर जाएंगे। तो इसका मतलब होता है भंगुर होना। इसके बाद बात करेंगे तीसरा पॉइंट, जो कि है ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक होती है मतलब इनमें ये धारा और ऊष्मा जो होती है वो प्रभावित हो सकती है। जैसे कि आपको पता है बिजली के जो तार होते हैं वो तांबे, एल्युमिनियम आदि के होते हैं। तो उनमें क्या होता है, आप अगर हाथ लगाएंगे तो उसमें करंट आता है, या आप टेस्ट करेंगे तो हमारे जो तार वगैरह होते हैं बिजली के उन सभी में ये इसीलिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा आप घर के जो बर्तन होते हैं वो भी धातु के होते हैं, क्योंकि उनमें ऊष्मा प्रभावित होती है, इसी वजह से हमारा खाना पक पाता है या फिर गर्म हो पाता है। इसी के साथ हम बात करेंगे, देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर, ये कुचालक होती हैं। कुचालक मतलब ये आसानी से जो है गर्म नहीं होती, ना तो इनमें विद्युत प्रभावित होती है। जैसे कि उदाहरण आप लिख सकते हैं इसमें ग्रेफाइट। अब बात करेंगे यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है, इसमें देखिए गलनांक एवं क्वथनांक, इनका उच्च होता है धातुओं का, और अधातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो निम्न होता है। तो इस तरह से आप इसमें जो 4 पॉइंट हैं वो याद कर सकते हैं। लेकिन 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो लिखना आपको 3 है, या फिर आपको जो भी यहाँ पर सरल 3 पॉइंट लग रहे हैं
तो वो आप तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ पर समझाने की भी आपको कोशिश की है, तो आप एक बार अब इसे पढ़ेंगे और ये जो प्रश्न है वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को इनेबल करके रखिए, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लगातार लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इससे पता चलेगा मुझे कि आगे आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लगातार पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें आप देख सकते हैं प्रश्न 2 पूछा जा रहा है, संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचरण से सुरक्षा के 2 तरीके आपको लिखना है। तो देखिए संचारण होता क्या है, आपने देखा होगा अगर लोहे को हम कुछ समय के लिए बाहर छोड़ देते हैं खुले में, तो उस पर कुछ समय बाद जंग लग जाती है, ठीक ना? तो यही जो प्रक्रिया होती है वो संचारण कहलाती है। और संचारण जो होता है, जैसे कि जंग लगना या किसी भी धातु का खराब होना, उसका क्षरण होना। तो इससे बचने के आपको उपाय यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। 2 उपाय लिखना है और संचारण क्या है वो आपको लिखना है। तो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है, लेकिन आपको थोड़ा-सा यहाँ पर जो है एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, तो हम देख लेते हैं। लिखा है संचारण, कुछ धातुएँ नमी की उपस्थिति में वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड बनाती हैं। इस प्रकार उस धातु का क्षरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संचारण कहते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर आपको इस भाषा में नहीं आ रहा है, आप भूल गए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा भी आप सरल भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अधिक से अधिक, जिससे आपके अंक एग्ज़ाम में आ सकें। तो चलिए हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं संचारण से सुरक्षा के 2 उपाय। हम किस तरह से धातुओं के संचारण को रोक सकते हैं। तो बात करेंगे, लिखा है यस दलेपन लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। तो है ना, हम क्या होता है लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ा सकते हैं, तो इससे भी इसका क्षरण रुकता है। इसके अलावा क्रोमियम लेपन, लोहे पर क्रोमियम का की जो परत होती है उसे हम चढ़ा सकते हैं। तो ये एक प्रकार का तरीका है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं धातुओं को पेंट करके, हम जैसे कि लोहे घर के, आपके घर में लोहे के दरवाजे होंगे, खिड़कियाँ होंगी, टेबल या जो भी है, आप उसको पेंट करते हैं जिससे कि वो क्षरण से बच जाते हैं। तो वो भी आप और सरल लिख सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि संचारण से बचाती हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम, देखिए प्रश्न 3 की। तो लिखा है मानव मस्तिष्क के कोई 3 आपको कार्य लिखना है। तो दोस्तों देखिए हम देखेंगे मानव मस्तिष्क के कार्य। इससे पहले एक और आपको अच्छी बात बता दूं कि जो भी मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको यहीं ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। फिर भी एक बार रिवीजन की हमें ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप हमारी जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ या जो भी इंपॉर्टेंट सामग्री लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए पहुँचाई जा रही है, उन सभी की पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड लगातार कराते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को एग्ज़ाम की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। तो उसको आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। तो पूछा जा रहा है मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं मानव जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो क्या कुछ काम करता है हमारे शरीर में। तो देखिए विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्य का समन्वय और नियंत्रण जो होता है वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। बुद्धि, विचार, स्मृति एवं मनोभाव जो होते हैं, उनका प्रमुख केंद्र हमारा मस्तिष्क ही होता है। यानी हमारी जो बुद्धि काम करती है, हमारी स्मृति मतलब हमारी जो यादें होती हैं, हमारे जो हाव भाव होते हैं, सबका जो मुख्य केंद्र होता है तो हमारा मस्तिष्क होता है। इसके अलावा बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की। देखिए सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण जो है वो भी हमारा मस्तिष्क ही करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप अब जरूर लाइक कर देंगे वीडियो को। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक जो 4 है, लिखा है फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, यानी कि वाम यानी बाएं तरफ, बाएं हाथ का नियम जो है वो आपको पूछा है फ्लेमिंग का। चलिए तो हम याद करेंगे, 3 नंबर में आने वाले प्रश्न है, तो आपको पूरा ध्यान वीडियो पर बना के रखना है और आप वीडियो में कोई भी प्रश्न को
जो भी बताया है उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम इस तरह से हेडिंग डालना है। हेडिंग आपको ज़रूर डालना है, हालांकि मैंने अलग से वीडियो बताई है आपको पेपर में किस तरह से प्रश्नों को हल करना है, कॉपी में किस तरह से लिखना है वो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो भी वीडियो में कुछ पॉइंट ऐसा लगता है ज़रूरी है आपके लिए वो मैं ज़रूर बता देता हूँ। तो आपको हेडिंग डाल के लिखना है ऐसे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस पर जो चेक करने वाला जो भी होता है टीचर वो वहाँ पर ध्यान देता है और आपको इसका नंबर में फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो बात करेंगे इसका आंसर, देखिए अपने वाम हस्त बाएं हाथ, कोष्टक में लिखा है, आप चाहे तो एक वर्ड लिख सकते हैं दोनों में से, या तो बाएं हाथ या फिर बाम हाथ हस्त, जो भी आपको याद रह जाए। तो लिखेंगे कि बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा एवं अंगूठे को हम परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएं और यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और की ओर संकेत करती है। तो अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो अभी आपको थोड़ा समझने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अभी आप चित्र देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ये रही मध्यमा, ये रही तर्जनी और अंगूठा। तो देखिए मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा बता रही है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और जो अंगूठा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तर्जनी से लंबवत में है। तो बस यही चीज़ यहाँ पर हमने जो इस चित्र में दिख रहा है वो इस प्रश्न में लिखा है। तो अभी आप जब एक बार इसे फिर से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि 3 नंबर वाला प्रश्न है, 100% याद करके जाइएगा। और यहाँ पर जो चित्र है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है किसी भी चित्र वाले प्रश्न के लिए। जहाँ भी आपको कोई ऐसा प्रश्न मिले जहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए, चित्र के नंबर मिलते हैं। और अगर आप सारे नाम याद यहाँ पर नहीं रख सकते, कुछ जो थोड़े बहुत आपको याद रहते हैं वो भी लिख देंगे, तब भी आपको बहुत अच्छे अंक परीक्षा में दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, विद्युत फ्यूज क्या होता है, इसकी क्रियाविधि का भी आपको वर्णन करना है। तो विद्युत फ्यूज के बारे में यहाँ पर देखिए पूरा आंसर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया सारे आंसर प्रोवाइड आपको मैं कर रहा हूँ। तो इसका भी आप यहाँ से फिलहाल चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप टेलीग्राम पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इजी पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जो प्रश्न है काफ़ी सरल है, आप पढ़कर देखेंगे इजीली हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसके पढ़ के बताने की ज़रूरत है या समझाने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6, घरेलू विद्युत परिपथ का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए घर में जो हमारा जितने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने सारे विद्युत उपकरण होते हैं, जैसे कि पंखा हो गया, रेगुलेटर हो गया, कोई स्विच है, बल्ब है, वो किस तरह से काम करते हैं, उसके पीछे जो लाइट फिटिंग की व्यवस्था होती है वो किस तरह से होती है, वो यहाँ पर चित्र के रूप में आपको बताना है। तो ये है एक उसका साधारण सा चित्र, और नाम आपको आसानी से याद वैसे भी हो जाएंगे, पंखा है, बल्ब है, रेगुलेटर है। आप चाहे तो कोई दूसरे उपकरण का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपको बना देना है, कुछ यहाँ पर रेखा इस तरह से बनाना है, स्विच वगैरह लगा देना है, और इस तरह से आप चित्र को बना पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7, 3 नंबर के लिए तंत्रिका कोशिका के कार्य आपको लिखना है। तंत्रिका कोशिका के कार्य, देखिए 3 कार्य लिखेंगे, 3 नंबर बिल्कुल पक्के आपके हो जाएंगे। क्या कुछ कार्य हैं? बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं को विद्युत आवेगों में बदलना। इसके अलावा इन विद्युत आवेगों को तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंगों, मस्तिष्क या मेरुरज्जु के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। इसके अलावा बात करेंगे मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाना। तो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त जो भी संदेश रहेंगे उनको विभिन्न संबंधित जो भी उससे अंग रहेंगे उन तक पहुंचाना। इसके अलावा सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। ये आपको लिख देना है प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण आपको लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो 3 गुण होते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होती हैं, ठीक है, जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। इसके अलावा क्या होता है, ये रेखाएं चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। तो देखिए कैसा लिखा है, ये रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से
दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर बात करें तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। इसी के साथ तीसरा देखिए, अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं पास पास तथा कम प्रबल वाले क्षेत्र से दूर दूर होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9, अपर रूपता से क्या समझते हो। कार्बन के दो प्रमुख अपर रूपों के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, अपर रूपता क्या होता है, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में मिलता है जिसके भौतिक गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन इसके जो रासायनिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। भौतिक गुण तो भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं, तो उसको अपर रूप एवं उसके इस गुण को क्या बोलेंगे आप, अपर रूपता कहते हैं। तो कार्बन के प्रमुख अपर रूप को क्या है, ग्रेफाइड है और आप डायमंड ये लिख सकते हैं। तो 2 लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए, 4 पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्य। तो ये रहे आपके, देख सकते हैं 4 जो हार्मोन हैं उनके आप नाम लिख सकते हैं, पादप हार्मोन है, और इनके कार्य भी हमने नीचे एक एक करके आपको सभी पॉइंट्स के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चारों के चारों आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चन आपको याद करके रखना है। तो ये रहे 10 क्वेश्चन जो कि 3 नंबर में आपके विज्ञान विषय में वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और जैसा कि मैंने बताया, पीडीएफ इसकी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो आंसर्स आपको कहीं नहीं ढूंढना है, जो प्रश्न है उनके आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई सभी वीडियोज़ आप सभी तक पहुँच सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।